पहले वायलेंस रिजर्वेशन के खिलाफ स्टार्ट हुआ, फिर वही वायलेंस शेख हसीना के खिलाफ प्रोटेस्ट में बदल गया और आज वही गुस्सा आग होकर बांग्लादेश के हिंदू के ऊपर आ रहा है। सोचिए, अगर आपकी पहचान ही आपके लिए खतरा बन जाए, जो कि पहलगांव में कुछ ही महीने पहले हुआ था। जिस मिट्टी से आपके पूरा परिवार जुड़ा हुआ है, आज वही जमीन, वही घर, दुकान, जॉब, मंदिर कुछ भी सेफ नहीं है। सोचिए क्या बीत रहा होगा उन लोगों के ऊपर, जो कि बांग्लादेश के हिंदूज के ऊपर पूरा दुनिया की नज़र है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। टुडेज वीडियो इज नॉट अबाउट टू क्रिएट फियर, हेट और अबाउट पॉलिटिक्स। ये वीडियो है फैक्ट्स, एम्पैथी और ह्यूमैनिटी के लिए। असल में बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी के साथ हो क्या रहा है, चलिए जानते हैं वीडियो में आगे। इस टॉपिक को अच्छे से समझने से पहले हम लोग को थोड़ा हिस्ट्री में जाना होगा, डेटा के साथ और डिटेल्स में समझना होगा। 1947 से पहले जब पार्टीशन स्टार्ट हुआ, तब आज के बांग्लादेश में काफ़ी एक बड़ी पॉपुलेशन हिंदू की हुआ करती थी। टाइम के हिसाब से बांग्लादेश के हिंदूज पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होता हुआ गया। लेकिन एक बात क्लियर है, बांग्लादेश के हिंदू कोई आउटसाइडर नहीं है। उस मिट्टी के लोग हैं, उसी कल्चर लैंग्वेज के हिस्सा है। दोस्तों, डेटा के हिसाब से 1951 में बांग्लादेश, जो कि तब का ईस्ट पाकिस्तान था, हिंदूज लगभग 22% थे। आज 2026 में अराउंड 8% तक ही रह गए। डेमोग्राफिक बैलेंस पूरी तरह शिफ्ट हो चुका है। और थोड़ा पहले जाके देखोगे, जब ब्रिटिश राज के टाइम में अराउंड 1905, तब ब्रिटिश रूलर्स ने बंगाल को दो टुकड़ा किया, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल, जो कि आज के बांग्लादेश कहलाता है। ईस्ट बंगाल में हिंदू के पॉपुलेशन लगभग 30% के आसपास थे, जो कि आज सिर्फ 8% ही रह गए। और फेमसली इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर अब्दुल बरकत की रिसर्च के मुताबिक 1964 से 2013 के बीच में लगभग 1.3 करोड़ हिंदूज बांग्लादेश छोड़कर कहीं दूसरे जगह चले गए। वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट के थ्रू हिंदू परिवारों से करीब करीब 26 लाख के एकड़ जमीन को छीन ली गई, जो कि 7 दिल्ली के बराबर के साइज का है। हमें लगता है कि पॉपुलेशन एब्सोल्यूट नंबर में बढ़ रहा है, जो कि 95 लाख से 1.5 करोड़ हुआ है। वो लेकिन सच नहीं है, पर सच ये है कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन के मुकाबले हिंदूज के ग्रोथ इतना स्लो है, या फिर माइग्रेशन इतनी ज़्यादा है कि देश की स्ट्रक्चर में उनका प्रेजेंस लगातार कमज़ोर हो रहा है। ये डेटा के हिसाब से एक तरफ इंडिया में माइनॉरिटीज़ का शेयर इंडिपेंडेंस के बाद बढ़ ही रहा है। माइनॉरिटी जो कि 14% थे, आज लगभग 19% तक आ गए। वही बांग्लादेश में माइनॉरिटी शेयर क्रैश हुआ है। ऑल आइज ऑन बांग्लादेश हिंदू ट्रेंड सिर्फ एक सोशल मीडिया कैंपेन नहीं है, बल्कि एक स्टैटिस्टिकल अलार्मिंग रियलिटी है। यही चीज आप पाकिस्तान के डेटा के देखोगे। पाकिस्तान में आज़ादी से पहले माइनॉरिटी इंक्लूडिंग हिंदू 3% के आसपास थे, जो कि आज भी 75 ईयर्स के बाद वही 3% के अराउंड रहेगा। इन कंट्रास्ट आप इंडिया का इंफॉर्मेशन देखोगे, पूरा सीन आपको बदलता हुआ दिखेगा, जो कि 14% माइनॉरिटी तभी इंक्लूडिंग मुस्लिम्स थे, आज वो बढ़कर क्लोज टू 19% हो गए। और हिंदू का जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो भी काफी कम हो चुका है। अब आते हैं करंट सिचुएशन पर। पिछले कुछ दिनों में इतने सारे इंसिडेंट्स रिपोर्टेड हुए हैं, जो कि काफी अनकंफर्टेबल वाले हैं। कुछ हिंदू बिजनेसमैन खोकन दास की मर्डर बोलो, या फिर ग्रोसरी शॉप ओनर शरद चक्रवर्ती की केस, 19 साल का लड़का जय महापात्रा का केस बोलो, या रिसेंटली दीपू चंद्र दास की लिंचिंग की केस। मॉब से बचने के लिए कोई नदी में कूद के मर रहा है, या फिर कोई दूसरे देश पलायन कर रहा है। और तो और कितने सारे इंसिडेंट रहेंगे जो कि हालांकि रिपोर्टेड ही नहीं हुए हैं, जो कि हमारे भी अंदाज ही नहीं रहेगा। ये सिर्फ डेथ नहीं है, एक सिस्टम फेल्यूर की कहानी है। हर बार नैरेटिव वही होता है, पर्सनल डिस्प्यूट था, पॉलिटिकल एंगल था, या ब्लास्फेमी जैसे लॉ एंड ऑर्डर इशू था। हमें शायद ये लगेगा बस यही तो कुछ ही इंसिडेंट है, लेकिन जो फैमिलीज को डायरेक्टली अफेक्ट हुए हैं, उन लोग के लिए ये सिर्फ न्यूज या इंसिडेंट नहीं, उनके लिए पूरा दुनिया ही बदल चुका है, और नहीं तो दुनिया बदल रहा है उनके आंखों के सामने। फ्यूचर तो छोड़िए, कल का चिंता करके उनको कल जिंदा रहेंगे या नहीं, उनको सोच के भी घबराहट हो रही होगी। पर जब एक ही कम्युनिटी के ऊपर बार बार इतना अटैक हो रहा है, इतने लोग विक्टिम बन रहे हैं, तो आखिर सवाल ये बनता है, आखिर ये होता क्यों है, इतने इंसिडेंट हो क्यों रहा है। चलिए देखते हैं प्राइमरी रीजंस क्या है हिंदू के ऊपर अटैक होने का। फर्स्ट रीजन, अवामी लीग, जो कि शेख हसीना की पहले पार्टी थी,
अब क्या हो रहा है, उनको हिस्ट्रिकली हिंदू सपोर्ट करते थे। अब उनका एग्जिट होने के बाद जितने सारे बांग्लादेशी मेजोरिटी लोग हैं उनको लगता है कि हिंदू सेंट्रिक ये जो लोग थे उन लोग के लिए अटैक करना थोड़ा और भी इजी हो गया। सेकंड, इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म लोगों का एक्टिव हो जाना, पॉलिटिकल वैक्यूम का फायदा उठाकर जमाती इस्लाम, हफाजत इस्लाम और अंसुरा बांग्ला टीम जैसे रेडिकल ग्रुप्स एक्टिव हो गए जो कि आईएसआई और पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। ब्लास्फेमी एलिगेशन की मिसयूज, झूठ बोलने से झूठे ब्लास्फेमी क्लेम्स बनाकर मॉब वायलेंस भड़काया जा रहा है, जिसमें 2025 में ज्यादातर हिंदू लोगों को अक्यूज बनाया गया है। ब्लास्फेमी समझिए का इसका मतलब ऐसे होता है कि कोई भी एक्ट या फिर कोई स्टेटमेंट या फिर विजुअल ऐसे करेगा जो कि धर्म के भगवान, उनके सैक्रेड सिंबल या बिलीफ को हानि पहुंचाए, जिसमें डिसरेस्पेक्ट माना जाएगा। जैसे भगवान के नाम पर कोई डस्टबिन या चप्पल का नाम लिखना या किसी पवित्र चीज का मजाक बनाना। नेक्स्ट, गवर्नमेंट की एक्शन थोड़ा कम होता है। इसका मतलब यही होता है, इतने सारे इंसिडेंट होने के बाद अभी के अभी उनका जो इंटरिम गवर्नमेंट चल रहा है, मोहम्मद यूसुफ जो चला रहे हैं, उनका एक्शन अगेंस्ट द एक्सट्रीमिस्ट पीपल काफी कम हुआ है। गवर्नमेंट बोल रहे हैं दे आर टेकिंग सो मच ऑफ एक्शन, बट अगेन इन रियलिटी कहीं दूर दूर तक उनका आवाज नहीं आ रहा है। उनका कहना यह है कि सब सिटीजन जो हैं वो इक्वल है, सब लोग के लिए लॉ एंड ऑर्डर सेम है। उसके चलते जो लॉ एजेंसी सारे हैं उनको स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए बुला गया है और कुछ केसेस में अरेस्ट भी लोग हो रहे हैं। इसके साथ इन्वेस्टिगेशन का प्रॉमिस किया गया है, बट उनका प्रॉमिस कहीं रियलिटी से कहीं ज्यादा दूर दिख रहा है और रियलिटी और एक्शन में काफी डिफरेंट दिख रहा है। अब देखते हैं 2026 फरवरी इलेक्शन जो बांग्लादेश में होएगा उसका इम्पैक्ट कैसे रहेगा वो कंट्री के ऊपर। फरवरी 2026 को बांग्लादेश में जनरल इलेक्शन हो रहा है और इससे पहले शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी है, उनका गवर्नमेंट उनके रोक लगा दिया है, वो इलेक्शन में पार्ट नहीं ले सकते। इसका प्राइमरी रीजन जो कि पहले हिंदू लोगों को काफी हद तक उनका कंट्रोल था और पार्टी को भी सपोर्ट करता था, एक्सट्रीमिस्ट लोगों को काफी हद तक उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, जिसके चलते काफी इंसिडेंट पहले नहीं होता था। जब ये गवर्नमेंट नहीं रहा तो इंसिडेंट के कारण भी बढ़ गए। अब जो ये इलेक्शन 12 फरवरी को होएगा उसमें काफी सारे कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंडम होएगा, जिसमें दो मेजर चेंजेस रहेगा, जिसमें पहले प्रेसिडेंट को ज्यादा पावर मिलेगा और पीएम का पावर काफी कम हो जाएगा। उनका सिस्टम जो कि यूनिकैमरल है उनको बाई कैमरल सिस्टम बनाया जाएगा, जिसमें बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा जैसे सिस्टम लागू किया जाएगा। तो फिर वोट जब आएगा तब भी लोगों को दो वोट देना पड़ेगा, एक उनका पीएम और पार्टी चुनने के लिए, उनका एमपी चुनने के लिए, सेकंड जो रहेगा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसको चूज करने के लिए रहेगा। नेक्स्ट अब हम लोग को यही देखना होगा जितने सारी टॉप पार्टीज है वो कौन सी है या फिर इंडिया को थोड़ा हेल्प कर सकते हैं क्या। तीन मेजर पार्टी में से फर्स्ट पार्टी जो फ्रंट रनर है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी लेड बाय तारिक रहमान। बीएनपी फिलहाल इलेक्शन की काफी फ्रंट रनर माना जाता है और इलेक्शन जीतने के बाद इंडियन गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन वही रहेगा कि उनके साथ डिस्कशन या बातचीत करें। नेक्स्ट पार्टी जो उनका काफी रेडिकलिस्ट और इस्लामिस्ट के ऊपर काफी फोकस करता है जो कि है बांग्लादेश जमाती इस्लामी। सफीकर रहमान की लीडरशिप में बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामिस्ट पार्टी है और इनका ये मेन कॉम्पिटिटर बीएनके के खिलाफ है। थर्ड पार्टी जो अभी रिसेंटली ओपन हुई है, नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी, 2024 मानसून रेवोल्यूशन के स्टूडेंट लीडर्स द्वारा बनाई गई है पार्टी, जिससे नहीद इस्लाम लीड कर रहे हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म और सेकेंड रिपब्लिक पर फोकस करती है। पर कोई भी इलेक्शन में जीते, कोई भी पार्टी इलेक्शन में आए, सवाल ये उठता है क्या बांग्लादेश का जो हिंदूज हैं वो सेफ रहेंगे या फिर सेम इशू चलता ही रहेगा। ये टाइम आने पे पता चलेगा। रिसेंट टाइम में इंडिया बांग्लादेश का क्रिकेट रिलेशनशिप भी काफी धीरे धीरे खराब हो रहा है। अब ये जो बांग्लादेश का नेशनल क्रिकेट टीम का इंटरनेशनल स्टेज पे ग्रो होना और इतना बड़ा लेवल पे आके खेलना, इंडिया का मैचेस खेलने के साथ काफी बड़ा मोरल और लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी था। इंटरनेशनल स्टेज का ग्रोथ में बीसीसीआई इंडिया काफी बड़ा हेल्प किया है बांग्लादेश को। ये आप देखोगे 1998 का एशिया कप हो या फिर 2000 में बांग्लादेश को टेस्ट प्लेइंग नेशन का स्टेटस मिलना हो, हर एक चीज में बीसीसीआई ने काफी बड़ा मदद किया है। बट रिसेंट टाइम में ड्यू टू आईपीएल एंड मुस्तफिजुर रहमान ये जो इशू था काफी बड़ा हो चुका है। पहले
पब्लिक आउटरेजेस बीसीसीआई एडवाइस के बाद केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को टीम से निकालने के लिए बोल दिया। टीम से निकालने के बाद बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड आईपीएल का जो ब्रॉडकास्टिंग होता है बांग्लादेश में प्ले करने का मना कर दिया। फिर नेक्स्ट स्टेज में बांग्लादेश ने बोला कि हम लोग का जितने सारे T20 मैचेस, अभी T20 वर्ल्ड कप होने वाला है इंडिया एंड श्रीलंका में, वो मैचेस इंडिया में ना खेल के श्रीलंका में खेलने के लिए आईसीसी को रिक्वेस्ट भेजा, जो कि आईसीसी ने मना कर दिया है। अब इशू ये है कि बांग्लादेश इंडिया में ना खेलने का बोल रहा है, बट जितने सारे टॉप ब्रांड्स इंडिया के हैं जैसे एसजी, बीडीएम और एसएस हो गए, सारे के सारे जितने सारे टॉप प्लेयर्स बांग्लादेश का है, सारे के स्पॉन्सरशिप और एंडोर्समेंट भी बंद कर दिए। ये जो चैलेंजेस है, क्रिकेट और स्पोर्ट्स हर बार लोगों को जोड़ता है, बट ये हम लोग को दिख रहा है कि ये धीरे धीरे लोगों को पार्टी कर रहा है, बट ये इशू कब तक चलेगा तब हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। कंक्लूजन में हम देखेंगे कि ये सारे के सारे इंसिडेंट बांग्लादेश में रिपोर्ट हो रहे हैं। सवाल ये ही नहीं कि बांग्लादेश में इतने हिंदू को क्यों मारे जा रहे हैं, इंडिया में भी कितने सारे इंसिडेंट ऐसे होते हैं, कभी माइनॉरिटी के खिलाफ, तो कभी नॉर्थ ईस्टर्न के लोगों के खिलाफ, तो फिर महिलाओं के खिलाफ, कभी कभी लैंग्वेज खिलाफ भी होता है। सवाल सिर्फ बॉर्डर या रिलीजन का इशू नहीं है, फिलहाल ये इंसानियत का क्राइसिस है। अगर हम लोग तब बोले जब हम लोग के ऊपर अटैक हुए और बाकी टाइम चुप रहे, सिस्टम जैसे गलत होता है, हम लोग उसी सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे। कहीं ना कहीं चुप रहना भी एक सहमति होता है। गौर से सोचिए, जिस धर्म हम लोग को जीने का तरीका और इंसानियत सिखाता है, क्या वही धर्म हम लोग को नफरत फैलाने का इतना प्रोत्साहित करता है? आपसे एक बड़ा क्वेश्चन है, कौन सबसे बड़ा फेल्योर है, सिस्टम, सोसाइटी या ह्यूमैनिटी? कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज सी ए सुशांत साइनिंग ऑफ एंड जय हिंद।